सनसनी। जीप में सोते हैं थानेदार, थाने में सोते हैं हवलदार। आंख लग गई थी। ड्यूटी पर खाकी की चैन की नींद। यूपी पुलिस की गुड नाइट। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुई गैंगरेप की वारदात से हर कोई सकते में है और सवालों के घेरे में है यूपी पुलिस। सवाल यह है कि रात के वक्त ड्यूटी पर तैनात यूपी पुलिस के जवान आखिर कितने मुस्तैद रहते हैं। एबीपी न्यूज ने की इस बात की पड़ताल और सामने आई यूपी पुलिस को उन वर्दी वालों की बेहद हैरान कर देने वाली कहानी, जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाए। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करने वाली ये खास पड़ताल। सो नहीं रहे थे। आंख लग गई थी क्या? ऐसे ड्यूटी होगी आप लोगों की? पूरे सुन तो हो। नाम तो बता दो वैसा, नाम क्या हुआ? कालवनगंज चौकी में ये सब लोग सो रहे हैं, बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हो गई गैंग रेप की खौफनाक वारदात। लेकिन इस बड़ी वारदात के बाद भी नींद से नहीं जागी यूपी पुलिस। नाइट शिफ्ट में तैनात यूपी पुलिस के वर्दी वाले रात के वक्त कितने मुस्तैद होते हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ये तस्वीरें यूपी पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोलती हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वर्दी वालों के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि रात गहराते ही पुलिस वाले नींद की आगोश में चले जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर शातिर अपराधी गुनाह को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने यूपी के अलग अलग शहरों के अलग अलग थानों में जाकर की है नाइट शिफ्ट में तैनात वर्दी वालों की पड़ताल। और इस पड़ताल में खाकी की मुस्तैदी का जो काला सच सामने आया है वो ये है। नाइट शिफ्ट में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्दी वाले ड्यूटी के दौरान भी नींद लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जिसको जहां जगह मिलती है वहीं एक झपकी मार लेता है। कोई थाने में खाट लगाए सो रहा है तो कोई जीप में ही नींद की आगोश में समाया हुआ है। कोई कुर्सी पर पसरा हुआ है तो किसी को होश ही नहीं है कि उसकी बंदूक कहां है और वो कहां है। नाइट शिफ्ट में तैनात ये वर्दी वाले हसीन ख्वाबों में खोए हुए हैं। कितने बजे उसी को सो रहे आप? यूपी के शातिर बदमाशों के गुनाह की कहानियां और यूपी पुलिस की सुस्ती को देखकर तो यही लगता है कि यूपी में पुलिस सुस्त और बदमाश चुस्त हैं, क्योंकि रात होते ही यूपी पुलिस के वर्दी वालों की हो जाती है गुड नाइट। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के गृह जिले इटावा के वर्दी वालों की तस्वीरें। देखिए सड़क पर कुर्सी लगाकर उसी पर पसरे हुए हैं सिपाही जी, टांगे फैलाकर ऑन ड्यूटी चैन की नींद ले रहे हैं। बंदूक गोद में रखी हुई है। अब ऐसे में कोई बदमाश अगर यहां से निकल भी जाए तो बताइए ये क्या करेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज ने इनकी नींद में खलल डाल दिया तो हड़बड़ा कर उठ गए, बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मुस्कुराने लगे।
आंखों में नींद भरी हुई है, वर्दी का बटन खुला हुआ है, बोल रहे हैं बस आंख लग गई थी। भैया आप तो ड्यूटी पे सो रहे हो? है भैया, आँख लग गई थी क्या? आँख लग गई थी। सो कह रहे हो ड्यूटी पे? हमारी टीम ने जब पूछा ड्यूटी पर क्यों सो रहे थे तो जवाब नहीं सूझा। जनाब बगलें झांकने लगे। ड्यूटी पे हो? ड्यूटी पे आप तो सो रहे थे अभी। हैं? आँख लग गई थी क्या? लग गई थी आँख को। चलो लग गई। अब इन्हें देखिए, बाजार में पड़ी बेंच में ही नींद ले रहे हैं, बंदूक का तकिया बना लिया है। ऑन ड्यूटी ये कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तो अपनी जुबान से बोलेंगे नहीं, लेकिन पीछे की दीवार पर लिखी लाइन इन पर इस वक्त सटीक बैठ रही है। जरूरत है, जी हां, इन्हें नींद की जरूरत है। जब इनकी गहरी नींद पर एबीपी न्यूज की टीम ने सेंध लगाई तो अकबकाकर जग गए। पहले बोले फिर लंबी अंगड़ाई ली और फिर कोई जवाब जब समझ में नहीं आया तो महाशय की चोरी पकड़ी गई। कैसे ड्यूटी होगी? आप सो रहे हो, आपका असला रखा हुआ है, कोई लेके भाग गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? हैं? कहाँ ड्यूटी लगी है आपकी? किस रोड पे हो? हाँ? यही ड्यूटी है। इटावा में पुलिस वालों की गुड नाइट के बाद अब हम आपको दिखाते हैं यूपी के फिरोजाबाद के पुलिस वालों की तस्वीरें। देखिए, यहां तो दरोगा जी ही गाड़ी पर आराम फरमा रहे हैं। दरोगा जी गहरी नींद में हैं। नाम है एसआई तेजवीर सिंह। जब दारोगा को एबीपी न्यूज की टीम ने आवाज लगाई तो देखिए, धीरे से आंखें खोली और फिर लंबी अंगड़ाई के बाद बदन को कसने लगे। बहरहाल नींद में खलल पड़ने के बाद बेचारे दरोगा जी किसी तरह गाड़ी से उतरे तो, लेकिन आंखों में भरी हुई नींद और लड़खड़ाते कदमों के साथ। जब एबीपी न्यूज की टीम ने दरोगा जी से सवाल किया कि पेट्रोलिंग पर तैनात होने के बाद भी आप सो क्यों रहे हैं, तो देखिए ये क्या बोले। पेट्रोलिंग पर सो रहे हैं, स्त्री सुरक्षा कैसे हो पाई लोगों की? सो नहीं रहे थे, सुबह से लगी तो ऐसे ही आ गए। है जी? अब जरा फिरोजाबाद की कोतवाली के अंदर का नजारा देखिए। सारे सिपाही कुंभकर्णी नींद में हैं। थाने में खर्राटे गूंज रहे हैं। इस सिपाही को देखिए, बंदूक बगल में रखी हुई है और उसे कोई फिक्र नहीं। उसे तो रात के इस अंधेरे में अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी नींद प्यारी है। अब इस हवलदार साहब को देखिए, आधी वर्दी में लड़खड़ाते हुए थाने से निकल रहे हैं। जब पूछा कि पूरी वर्दी कहां है तो बोले डे शिफ्ट में था। डे थी, मैं नाइट में हूं। डे थी, मैं नाइट में हूं। अब पुलिस चौकी कोटला रोड का हाल देखिए। चौकी के अंदर पलंग पर चादर तान के सो रहे हैं ये जनाब। बेल्ट खुली हुई है और वर्दी बेतरतीब, कुछ होश नहीं। चौकी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये वर्दी वाला तो पैर टेबल पर रखकर आराम कर रहा था। जैसे ही कैमरा देखा उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी नेम प्लेट छुपाने लगा। नाम क्या वैसे आपका? हाँ? अरे तो नाम बताने में 1 मिनट क्या होता है? हाँ सुन रहा हूँ, क्या नाम आपका? एक मिनट सुन लो भैया, कुछ सुन लो। क्या हो गया सर? पूरे कुछ सुन लो। नाम तो बता दो वैसे, नाम क्या हुआ? फिरोजाबाद के बाद अब आपको दिखाते हैं यूपी के बांदा की तस्वीरें। बांदा का थाना मटौंध।
पूरे थाने में कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। एक दो हैं, वो सब वर्दी उतारकर कमरों में दुबके हुए हैं। कैमरा देखा तो दरवाजा बंद करने लगे। अरे खोलिए भाई साहब, भाई साहब। वायरलेस बाहर कुर्सी पर पड़ा है। थाने में किसी को कोई होश ही नहीं है। जरा सोचिए, अगर ऐसे में किसी शख्स के साथ कोई वारदात हो जाए और वो इस थाने में मदद के लिए पहुंचे तो उसकी सुनने वाला कौन है यहां? बेहद ही शर्मनाक है यूपी पुलिस का ये चेहरा। अरे खोलिए भाई साहब, भाई साहब। बांदा की एक और पुलिस चौकी का हाल देखिए। कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है और जो हैं वो आराम से मच्छरदानी तान कर सो रहे हैं। वर्दी टंगी हुई है, ये तो हद है। आखिर क्या यही है यूपी पुलिस का काम करने का तरीका? ये तस्वीरें हैं बांदा के बलखंडी नाका चौकी की। देखिए, ड्यूटी पर तैनात अधेड़ उम्र का ये पुलिस वाला चादर तान के पलंग पर सो रहा है। दूसरे पुलिस वाले ने मौके की नजाकत को समझते हुए इसे जगाया तो हड़बड़ाकर जनाब जागे और फिर कोई जवाब समझ में नहीं आया। खैर, इन सुस्त पुलिस वालों के अलावा कुछ पुलिस वाले मुस्तैद भी दिखाई दिए। रात में गश्त लगाते पुलिस के आला अधिकारी भी नजर आए। बांदा के डीआईजी साहब को जब चौकी में सोते पुलिस वालों की बात बताई तो उन्होंने फौरन चौकी इंचार्ज को याद किया। ये कालवनगंज चौकी में ये सब लोग सो रहे हैं, बता रहे हैं। कहाँ चौकी इंचार्ज होता है? पता नहीं क्या है प्रभात, कहाँ चेकिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं मथुरा की तस्वीरें। यहां हमें पुलिस वाले मुस्तैद दिखाई दिए। एसपी साहब खुद गश्त पर थे। वर्दी वालों की क्लास लेते हुए भी नजर आए। जहाँ भी रहो, जिस चौराहे पे मेन जगहों पे आपको लगाया गया, वहाँ उतर के आसपास देख लिया, दो चार लोगों को चेक कर लिया, जमा तलाशी कर लिया। इससे उस आसपास में जितने अपराधी होंगे कोई रहेगा नहीं। मथुरा की तरह ही सीतापुर की पुलिस भी मुस्तैद थी। एक एक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। सड़क पर बैरिकेटिंग लगी थी और यहां पुलिस वाले मौजूद थे। आला अधिकारी भी मौके पर थे। कहीं मुस्तैदी दिखी तो कहीं पुलिस वालों की सुस्ती। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की पड़ताल में 3 जिले की पुलिस सोती हुई नजर आई और 2 जगहों पर पुलिस वाले मुस्तैद दिखाई दिए, यानी कि सोने वालों की तादाद ज्यादा मिली। बुलंदशहर में हुई बड़ी वारदात के बाद सवालों के घेरे में है बुलंदशहर की पुलिस और एबीपी न्यूज की इस पड़ताल के बाद यह साफ हो गया कि इस बड़ी वारदात के बाद भी यूपी पुलिस की नींद खुली नहीं है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखा आपने रात के वक्त ड्यूटी करने का यूपी पुलिस का तरीका क्या है। पुलिस का यही रवैया बदमाशों का हौसला बढ़ाता है और वो किसी भी संगीन गुनाह को अंजाम देने से नहीं कतराते। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी के साथ हुई गैंग रेप की खौफनाक वारदात और इस वारदात के बाद से ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश के नेशनल हाईवेज पर हम आखिर कितने महफूज हैं। इस बात की तहकीकात करने के लिए एबीपी न्यूज की 5 जांबाज महिला रिपोर्टर देश के हाईवेज की पड़ताल करने निकली। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं
दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले बड़े नेशनल हाईवे NH24 का सच। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सरोज सिंह जब इस हाईवे की पड़ताल करने निकली तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। करीब 150 किलोमीटर के सफर में देखिए सरोज का ऑपरेशन हाईवे। मैं इस वक्त हूँ NH24 पर। ये नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली को जोड़ती है लखनऊ से गाजियाबाद, हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद होते हुए। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और मैं करूंगी सफर अपने कैमरामैन के साथ। कोई भी लड़की अगर रात को इस हाईवे का रुख करती है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, परिवार हो साथ में या फिर अकेले, तो क्या कुछ दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। सफर की शुरुआत हुई और हम गाजियाबाद के विजयनगर संजय नगर होते हुए डासना पहुंचे। पुलिस वाले हमें यहाँ मुस्तैदी से तैनात मिले। आधे घंटे का सफर हमारा पूरा हो चुका है और हम पहुंच गए हैं डासना चौक। हमें मिली इस तरह से एक 100 नंबर वाली जिप्सी, आप देख सकते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की जिप्सी है और यहाँ 5-7 पुलिस वाले भी चेकिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ट्रकों को रोककर। हालांकि ये नाका इसको कहते हैं और इस तरह की यहाँ पर चेकिंग ज़रूर चल रही है, लेकिन इसे आप पेट्रोलिंग हालांकि नहीं कर सकते हैं। लेकिन रात के 12 बजे इतनी मुस्तैदी से NH24 पर हमें मिले उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान। एबीपी न्यूज का कारवां आगे बढ़ा। रास्ते में दिखा हमें ये साइन बोर्ड जिस पर मुफ्त सेवाओं के फोन नंबर दिए गए थे। एबीपी न्यूज ने इस बोर्ड में दर्ज टो अवे क्रेन के नंबर की पड़ताल की। टो अवे क्रेन की जरूरत उस समय पड़ती है जब आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाए या कहीं फंस जाए। सफर NH24 का करते हुए हम पहुंचे हैं पिलखुआ के आसपास। ये बोर्ड हमें इस बात की जानकारी दे रहा है। मैं आपको कई तरह के नंबर दिख रहे हैं, एम्बुलेंस है, टो अवे क्रेन का नंबर है, रूट पेट्रोल वाहन का नंबर है, कौन सा थाना क्षेत्र आपका पड़ता है, थाने का फ़ोन नंबर यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। और हम कोशिश करते हैं इन्हीं में से एक नंबर लगाने का। आप ये देख सकते हैं टो अवे क्रेन, क्योंकि अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नंबर लगाते हैं 089369345658। ये वो नंबर है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अगर किसी की कॉल नहीं ले रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। यानी अगर आप इस नंबर के सहारे ये सोचें कि आपके लिए कोई टो अवे क्रेन आ जाएगी और आपकी गाड़ी के लिए कोई असिस्टेंस आपको मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि राम भरोसे है इस वक्त NH24 पर आपकी सुरक्षा। हम आगे के सफर पर चल पड़े। रास्ते में हाईवे पर मिली पिलखुआ पुलिस चौकी। यहाँ एक ही पुलिस वाला तैनात था जिसके पास रिवॉल्वर तो दूर लाठी तक नहीं थी। वायरलेस सेट था और जनाब खुद नींद में थे। कैमरे की लाइट मुंह पर पड़ी तब जाकर नींद टूटी। रामपाल सिंह जी, नमस्कार है सर। कैसे हैं? ठीक ठाक चल रही है सुरक्षा? अकेले हैं? अकेले हैं? आपके पास कुछ सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ है? अगर कुछ अभी हो जाए तो क्या करिएगा? आपने से सूचना दूंगा। और आपके पास कोई हथियार? नहीं, हथियार तो इकला नहीं रख पाता। कोई हथियार नहीं है? हथियार तो जो है अंदर रखे है जी, या हमारी टीम पर रखे है, तो निगरानी ड्यूटी पर। तो आपने देखा हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस चौकी कोतवाली पिलखुआ के अंदर आता है, जनपद हापुड़। हापुड़ अभी 10 किलोमीटर आगे बताया जा रहा है। एक कांस्टेबल यहाँ ड्यूटी पर तैनात है। रात के 12:40 का वक्त हुआ है और अगर मैं यहाँ आकर भी इनसे अगर सुरक्षा मांगती हूँ तो इनके पास हथियार के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वायरलेस सेट मौजूद है जिससे वो अपने दूसरे अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं और उन्हें पहुँचने में कितना वक्त लगेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं। पुलिस चौकी से हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़े हमारे फोन की घंटी बजी।
नंबर अनजाना था। पता चला ये नंबर टो अवे क्रेन वालों का था, पर मुफ्त सेवा के नाम पर क्या मिल रहा था आप भी सुनिए। हाँ, गाड़ी खराब हो गई थी, टो अवे ले करके जाना था। कहाँ पे? ये पिलकुए के पास। किसका लगेगा आपका? 3000 दे दो। 3000? तो आपने देखा उस नंबर जिस पे हमने फ़ोन किया था, उस नंबर को किसी ने उठाया तो नहीं, लेकिन एक दूसरे नंबर से फ़ोन ज़रूर आया जिसने हमें टो अवे की सुविधा तो दी, लेकिन उस पर लिखा था निशुल्क सेवाएं, लेकिन ये हमें मात्र 10 किलोमीटर के लिए 3000 रुपये चार्ज करने की बात कह रहे थे। तो ये एक दूसरा पक्ष है इस हाईवे पे सफ़र करने का, यानी अगर आपको वो सुविधा मुहैया कराएंगे तो वो निशुल्क नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा का जिम्मा है राज्य सरकार का, जिसने स्थानीय पुलिस को ये काम सौंपा है, लेकिन हमें दासना के बाद 30 किलोमीटर तक एक भी पुलिस पेट्रोल की गाड़ी नहीं दिखाई दी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो सफर करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी दे रखी है स्थानीय पुलिस को, जिनके पास अलग से हाईवे की पेट्रोलिंग टीम होती है। फिलहाल हम NH24 पर डासना से आगे निकल चुके हैं, तकरीबन 30 किलोमीटर और गढ़ मुक्तेश्वर के रास्ते में हैं, लेकिन एक भी पेट्रोलिंग टीम इस वक्त हमें रास्ते पर 30 किलोमीटर के स्ट्रेच पर नहीं मिली। हालांकि नियम के मुताबिक हर 50 किलोमीटर पर तो आपको एक पेट्रोलिंग टीम दिख जानी चाहिए, और तकरीबन हर आधे घंटे पर आपको कोई ना कोई इस तरह की सुविधा मुहैया ज़रूर होनी चाहिए। नोएडा के जिस परिवार के साथ बुलंदशहर के पास गैंगरेप की घटना घटी, उस परिवार ने 100 नंबर पर डायल किया था, लेकिन उस पर रहा था नो रिस्पांस। इस वक्त हम NH24 पर चल रहे हैं और हम भी जायज़ा लेंगे क्या 100 नंबर पर वाकई में कॉल उठता है या नहीं। मैंने अपने फ़ोन से 100 नंबर डायल किया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या रिस्पांस है। घंटी गई। हेलो हेलो सर, ये मैं NH24 पे गढ़ के आसपास हूँ, तो मुझे थोड़ी सी असिस्टेंस की ज़रूरत थी। आप मुझे मेरा लोकेशन बता सकते हैं? हम थोड़ा सा भटक से गए हैं। कहाँ पे हो आप? सर वही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कॉल जब जाती है तो क्या GPS नहीं होता? नहीं होता साहब। NH24 हाईवे पर हमने लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय किया और पाया कि हमारी और आपके जैसे हज़ारों मुसाफिरों की सुरक्षा है लाठी, हेलमेट और 2002 से भी पुरानी पुलिस की जिप्सी के सहारे। जी हाँ, 100 नंबर हो या फिर सहायता का और कोई नंबर, किसी के पास वो तकनीक मौजूद नहीं कि आप जब उस नंबर पर फ़ोन करें तो आपका लोकेशन ट्रेस कर सके, बता सके कि आपको मदद की ज़रूरत कहाँ है। साफ है कि जिन लोगों को तकनीक की असल में ज़रूरत है वो तकनीक से कोसों दूर हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री ट्विटर पर अपना पूरा राजपाट चला रहे हैं। सरोज सिंह, ABP न्यूज़, NH24। सरोज सिंह की तरह ही ABP न्यूज संवाददाता फराह खान ने NH8 की पड़ताल की। NH8 यानी दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे। रात के अंधेरे में क्या मदद मांगने पर मदद मिली? क्या बोर्ड पर लिखे नंबर काम कर रहे थे? कैसा था नेशनल हाईवे 8 पर सुरक्षा का हाल? देखिए फराह खान की ये रिपोर्ट। मैं हूं फराह खान, मैं आपको बताऊंगी कितने सुरक्षित है दिल्ली जयपुर हाईवे परिवारों के लिए। नोएडा के सेक्टर 60 से ABP न्यूज संवाददाता फराह खान दिल्ली जयपुर हाईवे के लिए निकली। सफर जब शुरू हुआ तो रात के करीब 10:30 बज रहे थे। रात हो चुकी थी, इसलिए सड़क पर ट्रैफिक भी कम था और गाड़ी अपनी रफ्तार से दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सफर दिल्ली के धौला कुआं रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, सड़क पर सन्नाटा भी बढ़ रहा था।
नोएडा से करीब 65 किलोमीटर का सफर करने के बाद रात करीब 12:30 बजे जब हम गुड़गांव के हीरो होंडा चौक पहुंचे तो वहां हमें कई पुलिसकर्मी दिखाई पड़े। एबीपी न्यूज संवाददाता फराह खान ने ये जानने की कोशिश की कि वहां पुलिस तैनात क्यों है। कोई बरसात में जाम लग गया था, पानी की निकासी नहीं हुई थी, इस कारण ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे, सिर्फ इसलिए फोर्स लगाई गई है। अच्छा, ट्रैफिक जाम ना हो पानी की वजह से। और अभी कुछ दिन पहले एक गैंगरेप की घटना हुई हाईवे पर, उसको लेकर आप लोगों को कुछ ऑर्डर मिला हो? नहीं, ये तो कानून व्यवस्था के लिए फोर्स लगाई गई है सब चीज। जो पुलिस अधिकारी है उनका ये कहना है कि जो महिला की सुरक्षा है उसको भी ध्यान में रखकर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जो उनका मेन जो काम था वो है कि यहाँ पर गुड़गांव जो ये हीरो होंडा चौक है वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना लगे। गाड़ी आगे बढ़ी तो हरियाणा के मानेसर में हम नैनवाल पहुंचे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि हाईवे पर लाइटें तो थी लेकिन जल एक भी नहीं रही थी। रात के 1:30 बजे हैं और हम मौजूद हैं दिल्ली जयपुर हाईवे NH8 पर, और हम आपको बताना चाहेंगे जो रोशनी के बंदोबस्त है यहाँ पर पूरी तरह से चौपट है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दाहिनी ओर दिखाएं। यहाँ पर जो पूरा एरिया है ये पूरा जंगल वाला एरिया है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर अंधेरा पसरा हुआ है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बदमाश किसी वारदात को अंजाम देता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रोशनी के कोई इंतज़ाम नहीं है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि नोएडा से मानेसर तक हमने देखा कि महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी हेल्पलाइन नंबर मौजूद नहीं है। पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे सुरक्षा को लेकर सुकून महसूस हो सके। गाड़ी आगे बढ़ी तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर मदद के लिए बोर्ड पर यह नंबर दिखाई दिया 1033। इस नंबर पर दुर्घटना होने पर मदद मांगी जा सकती थी। संवाददाता फरहा ने जब इस नंबर पर मदद मांगनी चाहिए तो देखिए क्या हुआ। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है ये सेवा में मौजूद है भी या नहीं, ये चालू है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए हम कोशिश करते हैं इस नंबर को मिलाने की। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार भी कोशिश करने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो हम थक कर आगे बढ़े। रात के 2:30 बज चुके थे। हम नोएडा से करीब 90 किलोमीटर दूर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर धारूहेड़ा के पास मौजूद थे। यहीं पर हमें मदद का एक और बोर्ड दिखाई दिया। हमने बोर्ड पर दिए नंबर पर फोन करके मदद मांगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा है आपातकाल स्थिति में संपर्क करें। पुलिस कंट्रोल का नंबर दिया हुआ है जिसका नंबर है 9309366011। सर, ये हम दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रहे हैं। हमारा यहाँ पर एक गाड़ी जो है हमारी वो ख़राब हो गई है, तो हमें मदद की ज़रूरत है आपसे। हम ये बिलासपुर की तरफ हैं, ये दारूहेड़ा पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पर हम अभी खड़े हैं। हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने फोन उठाया और 10 मिनट के भीतर हमें मदद का आश्वासन दिया गया। हम ये बिलासपुर की तरफ हैं, ये दारूहेड़ा पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पर हम अभी खड़े हैं। कब तक पहुँच जाएगी सर? अच्छा ठीक है, ओके। कुछ देर बाद हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी हमारे पास पहुंची। हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं और हम यहाँ पर जो सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं उनका चेक कर रहे हैं कि तो आप हमारे साथ आए, हमारी मदद के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, वेलकम। और हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपको परेशान किया। कोई दिक्कत नहीं मैम, इट्स माय ड्यूटी और हम 24 आवर्स रेडी रहते हैं। पेट्रोलिंग करने वाली टीम से बातचीत में पता चला कि 1033 के जिस नंबर पर हम मदद मांग रहे थे वो तो 2 महीने पहले ही बंद हो चुका है। 20 मिनट के अंदर 4 बार ट्राई किया लेकिन वो नंबर बिजी जा रहा था। अभी मैम अब वो योजना खत्म हो चुकी है, लगभग अप्रोक्स 1 and 2 months ago। ये नंबर महज एक छलावा है क्योंकि इस नंबर को बंद हुए तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं। बावजूद इसके
दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये नंबर लगातार आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि जनता की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर पड़ताल के दौरान हमें आखिर में मदद जरूर मिली, लेकिन इस पूरे रास्ते में सुरक्षा में कई कमियां हैं, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। ये खामियां कभी भी किसी के सफर पर भारी साबित हो सकती हैं। देश का जो नेशनल हाईवे इन दिनों सुर्खियों में है वो है NH 91, दिल्ली बुलंदशहर और कानपुर को जोड़ने वाला। इसी हाईवे पर बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुआ था गैंगरेप। इस हाईवे पर आधी रात को संवाददाता प्रतिमा मिश्रा जब पड़ताल के लिए निकली तो क्या दिखा, आप भी देखिए। एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा की मंजिल है नेशनल हाईवे 91, वही हाईवे जिस पर शुक्रवार की रात बुलंदशहर के पास मां बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने गैंगरेप किया था। उस रास्ते पर अब कैसी है सुरक्षा, ये देखने के लिए प्रतिमा मिश्रा नोएडा से एबीपी न्यूज की टीम के साथ आधी रात को निकल पड़ी। मैं प्रतिमा मिश्रा इस वक्त दिल्ली बुलंदशहर कानपुर हाईवे पर मौजूद हूं, जिसे NH 91 भी कहा जाता है। 405 किलोमीटर लंबे इस हाईवे में दिल्ली से कानपुर के बीच गाजियाबाद, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अमिया, अलीगढ़, एटा और कन्नौज पड़ते हैं। यानी इन जगहों पर जाने वाले लोग इसी NH 91 का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस दिल्ली बुलंदशहर कानपुर हाईवे की पड़ताल। प्रतिमा मिश्रा दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर यूपी के बुलंदशहर में उस जगह पहुंची जहां नोएडा से जा रही मां बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। उस रात तो पुलिस की मदद समय पर पीड़ित परिवार को नहीं मिली थी, लेकिन अब पुलिस यहां मुस्तैद दिखाई दी। जगह जगह पर पेट्रोलिंग करती दिखी पुलिस की टीमें। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर शुक्रवार की रात करीब 1:15 बजे के आसपास उस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन जब हम उस स्पॉट पर पहुंचे हैं जहां पर बलात्कार की इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो हमने यहां पर आकर देखा कि पुलिस जो है यहां पर निगरानी करती हुई हम लोगों को नजर आई। इसी वक्त रात के करीब आपको बता दें कि 1:45 हो रहे हैं और यहाँ पर पुलिस साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भले ही NH 91 पर बलात्कार की घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर लगातार पहरेदारी करती दिखाई दी, लेकिन हाईवे से नीचे कुछ उसी तरह के सुनसान रास्तों पर पुलिस नहीं दिखी। यहाँ पर जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर चक्कर लगाती हुई हमें दिख रही है। यहाँ पर इलाके का गश्त करती हुई पुलिस हमें लगातार दिख रही है। यहाँ से मेरे कैमरा पर्सन कोशिश भी करेंगे हाईवे की तरफ दिखा सकें कि हाईवे यहाँ से कितना दूर है। पुलिस की PCR यहाँ पर खड़ी है काफ़ी दूरी पर, लेकिन उसकी चमक भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में अब ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कटाई की हुई दिखाई दे रही है ये हाल ही में की गई है। इससे पहले ये पूरा खेत भरा हुआ था। ऐसे में सड़क के उस पार क्या हो पा रहा है ये देख पाना बेहद मुश्किल हो गया था। नोएडा से गाजियाबाद और फिर बुलंदशहर के रास्ते में हाईवे पर हमें ज्यादातर ढाबे, होटल बंद मिले। जो खुले हुए दिखे भी, वहां का माहौल ऐसा था कि कोई शायद ही परिवार के साथ यहां रुकना चाहेगा। NH 91 के इसी ढाबे पर अभी हमने बैठकर यहाँ चाय पी है। मैं अकेली महिला थी इस पूरे ढाबे पर, इससे पहले यहाँ कोई भी नहीं था। ऐसे में मेरे साथ यहाँ पर मेरी पूरी टीम थी, मेरे कैमरा पर्सन थे, हमारे ड्राइवर थे, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ चाय पी। लेकिन कोई भी अकेली महिला जो यहाँ पर ट्रैवल कर रही होगी, यात्रा कर रही होगी, शायद ही ऐसे किसी ढाबे पर यहाँ रुके। NH 91 पर ज़्यादातर ढाबे रात के समय हमें बंद मिले। जो कुछ ढाबे खुले भी थे वहाँ पर ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर हमें देखने को मिले और कुछ ढाबे पूरी तरीके से खाली। बुलंदशहर हाईवे पर नजारा बदल चुका है। एक बड़ी वारदात ने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया है। हाईवे की चौकसी अगर ऐसी ही पहले भी होती तो मां बेटी के साथ दरिंदगी को रोका जा सकता था, लेकिन वो घटना घट चुकी है और जरूरत ये है कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। प्रतिमा मिश्रा की हाईवे पड़ताल अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी थी।
मैंने NH-91 पर रात में गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक का सफ़र तय किया और इस दौरान मैंने पाया कि जगह जगह पुलिस की चेकिंग होती हुई अब दिखाई देने लगी है। हालांकि रास्ते में कहीं पर भी मुझे ऐसा ढाबा नहीं दिखाई दिया जिस पर मैं रुकना चाहूं या मजबूरी में रुक सकूं। आपको बता दें, इस वक्त हम NH-91 पर ही मौजूद हैं और इसी NH-91 की यात्रा जब हमने की तो हमने पाया कि पुलिस की चौकसी साफ तौर पर देखने को मिली। गाजियाबाद, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर में जगह जगह पुलिस की चेकिंग होती हुई दिखाई दी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की खास पेशकश ऑपरेशन हाईवे। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे में एक ही परिवार की महिलाओं से हुए बलात्कार पर पूरा देश सकते में है। यूपी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज ने इस घटना के बाद देश के बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग का जायजा लिया और देखा कि क्या वाकई में देश के नेशनल हाईवे महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। विनीता यादव के साथ देखिए दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे नंबर 2 पर सुरक्षा की पड़ताल। मैं हूं इस वक्त दिल्ली आगरा हाईवे पर और दिल्ली आगरा हाईवे मथुरा होते हुए फतेहपुर सीकरी होते हुए जाता है आगरा तक, दिल्ली से शुरू होता है। और ये सड़क ज़्यादातर पहले इस्तेमाल की जाती थी, काफ़ी पुरानी सड़क है। फरीदाबाद होते हुए जाया करते थे लोग यहाँ से आगरा के लिए, लेकिन अब यमुना एक्सप्रेसवे बनने के बाद में काफ़ी लोग वहाँ से जाना पसंद करते हैं। लेकिन आज भी मथुरा जाने के लिए लोग इसी सड़क से जाते हैं। दिल्ली से जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रात के वक्त में यहाँ पर ज़्यादातर आवाजाही जो है वो भारी वाहनों की होती है, यानी कि ट्रकों की। ऐसे में ये सड़क कितनी सुरक्षित है, आइए जानते हैं दिल्ली आगरा हाईवे की पड़ताल करते हैं। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली की सीमा खत्म होते ही हरियाणा का फरीदाबाद शहर शुरू हो जाता है। इस राजमार्ग पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है और खास तौर से किसी महिला के लिए ये हाईवे कितना महफूज है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर विनीता यादव ने खुद गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। अभी तक हमें यहाँ पर कोई पुलिस की गाड़ी हाईवे पर नजर नहीं आई है। अगर मैं गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दूं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा। देखिए दूर दूर तक कोई रोशनी यहाँ पर नहीं नजर आती है। दिल्ली आगरा हाईवे पर जो हमें देखने को मिल रहा है, इस वक्त मैं आपको स्थिति दिखाती हूँ कि जिस जगह मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये पूरी तरह से नेशनल हाईवे 2 पर अंधेरा इस वक्त यहाँ पर है। ये अंधेरा इस कदर ज़्यादा है यहाँ पर, अगर हम अपने कैमरे की लाइट ऑफ कर दें तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। सुरक्षा के लिहाज से तो छोड़िए, यहाँ पर खंबे जो लगे हुए हैं इन पर लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है चारों तरफ। यानी कि अगर रात को देर रात जिस तरह से हम इस वक्त यहाँ सफ़र कर रहे हैं, अगर कोई परिवार यहाँ से सफ़र करे या कोई महिला यहाँ से जाए, जैसे मैं इस वक्त गाड़ी चला के यहाँ से जा रही हूँ, ये पूरी तरह से असुरक्षित माहौल है अगर इस सड़क से यानी कि नेशनल हाईवे 2 से यहाँ पर सफ़र करना हो तो। दिल्ली आगरा हाईवे पर फरीदाबाद की ये तस्वीर देखने के बाद विनीता आगे बढ़ी। अगला शहर था पलवल, ये भी हरियाणा में ही आता है। लेकिन पलवल में भी हाईवे का हाल वैसा ही था जैसा फरीदाबाद में। हम अब दिल्ली आगरा हाईवे के एक ढाबे पर पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से ये खबरें चर्चा में रही कि मथुरा पर हाईवे पर जो लोग यहाँ पर सफ़र करते हुए जाते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी का खतरा जो कि उन्हें फॉलो कर रही है, ऐसा उन्हें लगता है। रात होने की वजह से ढाबे पर लोग नहीं थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। 1-2 ट्रक वाले और ढाबे वाले के अलावा यहाँ कोई नहीं था। यानी रात के वक्त महिलाओं के साथ सफर करने वाला कोई परिवार हाईवे के इस ढाबे पर रुकना चाहे तो उसे सोचना पड़ेगा। हमने ढाबे वाले से पूछा कि क्या हाईवे के इस हिस्से पर हमेशा से ही ऐसा ही अंधेरा रहता है। ढाबे की लाइट के अलावा मुझे कोई और लाइट भी नजर लाइटें यहाँ कहीं नहीं है पूरे हाईवे पे। नहीं,
बल्लभगढ़ पलवल के बीच में कहीं लाइटें नहीं है। अगर बीच में कोई दिक्कत हो जाए तो रास्ते में अब ये तो क्या है, इसको कोई जवाबदारी थोड़ी है किसी की। अगर रात के वक्त इस हाईवे पर वाकई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो तो वो क्या करेगा? क्या पुलिस उस तक पहुंच पाएगी? यही जानने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर विनीता यादव ने एक ढाबे पर पहुंचकर 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया, लेकिन 3 बार लगातार कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं लगा। एक बार फिर से यानी चौथी बार मैं इस नंबर को डायल कर रही हूँ, ये देखने के लिए कि क्या ये नंबर पुलिस का लगता है और वो यहाँ पर पहुँचती है या नहीं। रिपोर्टर विनीता यादव की ये कोशिश भी बेकार गई। मैंने दिल्ली आगरा हाईवे पर तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र किया और इस सफ़र के दौरान मैंने पाया कि पूरे हाईवे पर जहां तक हम पहुंचे हैं कहीं पर भी लाइट मौजूद नहीं है। ना ही इस पूरे 100 किलोमीटर के सफ़र में हाईवे पर हमें लोकल पुलिस की कोई मौजूदगी दिखाई दी। ना पुलिस मौजूद थी, ना ही हाईवे की तरफ से मदद के लिए कोई गाड़ियां कहीं पर दूर तक नजर आई। और इसमें सबसे बड़ी बात ये दिखाई दी कि जब हमने पुलिस को फ़ोन मिलाया तो हमारे कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी पुलिस का नंबर नहीं मिला, इसलिए उसकी मौजूदगी की बात यहाँ से कोसों दूर है। स्थिति यहाँ पर अगर हादसे की कोई हो जाती है तो मदद के लिए शायद यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। ऑपरेशन हाईवे में हमारा अगला पड़ाव है नेशनल हाईवे नंबर 1। रात के वक्त इस हाईवे पर कैसी रहती है सुरक्षा, और अगर कोई मुश्किल में फंस जाए तो क्या उससे मदद मिलती है? श्रेया बहुगुणा के साथ देखिए नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सुरक्षा की पड़ताल। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर। NH1 देश के सबसे पुराने और सबसे लंबे हाईवेज में से एक है। यही नहीं बल्कि ये दिल्ली को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य शहरों से भी जोड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की पड़ताल। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे यानी NH1 पर रात के वक्त भी काफी गाड़ियां चलती हैं। अच्छी सड़क होने की वजह से यहां गाड़ियों की रफ्तार भी तेज होती है। इस हाईवे पर सुरक्षा की पड़ताल करने निकली एबीपी न्यूज की रिपोर्टर श्रेया बहुगुणा दिल्ली से कुछ ही दूर मुरथल पर रुकी। नेशनल हाईवेज पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसकी पड़ताल के लिए मैं निकली हूं NH1 यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर। ये वही इलाका है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर जाट आंदोलन के बीच में कथित तौर पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। ये इलाका इस घटना के बाद भी उतना ही सुनसान है जितना कि उस घटना के समय था। और यहाँ पर ना तो पुलिस कोई गश्त लगाती हुई नजर आई है और ना ही यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का बैरिकेड नजर आया है कि यहाँ पर पुलिस गश्त लगाए। बेसिकली सीसीटीवी कैमरास नहीं है, सबसे मेन इशू यही है। अगर कोई भी कुछ भी केस होता है, इवन हम कैसे बता सकते हैं किसने की है, इवन ये हेल्प हो सकती है। और साथ साथ यहाँ कोई बूथ नहीं है, पुलिस बूथ, नो बैरियर। पुलिस अगर कुछ भी केस होता है तो पुलिस को आने में भी इतना टाइम लग जाएगा। वो कितना कर लेगा, पुलिस भी आने में टाइम लगेगा, वो इतना तो कवर नहीं कर सकते। 2 पॉइंट्स ये हो गए। थर्ड ये कि अगर वुमेन को रात को, जेंट्स तो कहीं पे भी वॉशरूम चले जाते हैं, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए इवन मेन प्रॉब्लम ये है कि वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम नहीं है, जाने के लिए बंदे को उतरेगा, अंधेरा होता है, लाइट्स नहीं है। बेसिकली मेन ये 4-3 इश्यूज तो हम है ही। मुरथल से आगे बढ़ने पर हाईवे का अंधेरा बढ़ने लगा। रास्ते में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर श्रेया बहुगुणा ने पुलिस को फोन किया। हेलो, यहाँ पर हम लोगों को कुछ सस्पिशियस दिखाई दिया है, क्या आप आ सकते हैं यहाँ पर? कुछ सस्पिशियस से लोग दिखे हैं हमको, आप यहाँ पर आ सकते हैं क्या? हेलो, क्या नाम आपका? भेज रहे हैं अभी। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या आप आ सकते हैं यहाँ पर? मेरा नाम श्रेया है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने जिस जगह से फोन किया वहां से पुलिस स्टेशन करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फोन करने के 20 मिनट बाद तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। पुलिस की गाड़ी आने के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि इतना वक्त क्यों लगा और हाईवे पर पुलिस क्यों नहीं मौजूद है, तो ये जवाब मिला। पुलिस घूम रही सारी रात,
और पूरी रात EGT रोड पे रहते हैं, सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक घूम रहे हैं। तो अभी इतनी देर क्यों लगी? तो 20 किलोमीटर है, 20 मिनट में आ गया आपके पास। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे यानी कि NH1 की पड़ताल के दौरान हमने ये जाना कि ये नेशनल हाईवे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ही पुलिस की नाकेबंदी अच्छी तरीके से है और ना ही महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं के लिए ही यहाँ पर व्यवस्था है। महिलाओं की ये भी शिकायत है कि यहाँ पर CCTV कैमरे भी उपलब्ध होने चाहिए थे। कैमरा पर्सन सुधीर शर्मा के साथ श्रेया बहुगुणा, ABP न्यूज़, हरियाणा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।